अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं शीन एमडी कैट सेशन 2024 अली प्रेप सेशन के लिए ना लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इस यूनिट का वन शॉट लेक्चर यानी समरी बतानी होती है, आप लोगों को मेन पॉइंट्स बताने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे द एमडी कैट एज ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, तो ये दिए गए नंबर पर ना आप व्हाट्सएप मैसेज करके ना उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी एमसीक्यूज या वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है एटम इनसे मिलकर ही बना होता है। ठीक है, इन ये टीनी पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो मोर देन 100 प्लस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो बेसिक हैं तीन, ठीक है, उनको हमने पढ़ना है इधर। जैसे कि आप जानते हैं हर चीज़, चाहे वो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, कोई एनिमल है, प्लांट है या ह्यूमन है, सब किससे मिलकर बने? एटम से मिलकर बने। ठीक है, अब एटम किस चीज़ से मिलकर बने? हम तो एटम से मिलकर बने, लेकिन एटम किस चीज़ से मिलकर बने मैंने अभी बताया, वो 3 टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने। ठीक है, उन टाइनी पार्टिकल्स कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इनकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप। और ऑल एटम है सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबकी कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, सब एटम की स्ट्रक्चर सेम होती है। ये नहीं कि मतलब मेरे अंदर एटम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे और आप लोगों के अंदर जो एटम है वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे, शक्ल सबकी सेम होगी। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस को देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस का मोस्टली जो होता है ना वो मतलब कि ना मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसको प्लानिटरी सिस्टम, ठीक है, कहा जाता है। यानी जैसे प्लैनेट में सूरज के गिर्द सितारे घूमते हैं, दूसरे प्लैनेट्स, तो यही सिस्टम है कि न्यूक्लियस की गिर्द ना इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियस में ऑर्बिट के अंदर घूमता है। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। अब इलेक्ट्रॉन क्यों घूमते हैं? जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और इसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में घूमने पर मजबूर करती है। अब न्यूट्रॉन का क्या रोल होता है? न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इनका क्या रोल होता है? ये ना मतलब कि ना जब प्रोटॉन तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अगर दो प्रोटॉन जब रिपेल कर रहे होंगे ना तो ये उनके दान रिपल्शन को कम करेगा। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं। वो कहता है एटम इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। एटम हो मुकम्मल तौर पर अगर देखा जाए कम्प्लीटली या होली, तो वो क्या न्यूट्रल पार्टिकल है। और किस वजह से होता है? न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अब हम हाइड्रोजन एटम को देख लेते हैं। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के अंदर ना एक प्रोटॉन होता है और बाहर इसके ना ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अब दोनों एक दूसरे को क्या करें? एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं ना, तो एज ए होल एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो एक प्रोटॉन था, प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता न्यूट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करें तो इस वजह से सारे इफेक्ट जीरो हो रहा है। तो अब क्या बचा है? जब कुछ बचे नहीं है तो इफेक्ट क्या होना है? एटम एज ए होल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, सारे एटम न्यूट्रल भी नहीं होते। अगर देखा जाए कहीं में किसी में ना न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, यानी INCPG में चले जाएँ तो। ठीक है, तो अब आ गया एन एटम इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। इस बात की समझ आ गई है ना? ठीक है, तो अब हम आगे जाएंगे, मजीद CPC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हीलियम आएगा, बेरिलियम हमने देखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हीलियम एटम में। ठीक है, आपको पता है हीलियम एटम के न्यूक्लियस में ना 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर रहेगी। न्यूट्रॉन की तादाद आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम होगी। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे। आपको पता है एक जैसी चीज़ें ना हमेशा मतलब कि ना इकट्ठी नहीं रह सकती। ठीक है, तो इस वजह से रिपेल करेंगे। अब इनकी रिपल्शन को कम करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो इनको ना दूर करके रखेगी? ठीक है, तो इनकी रिपल्शन को कम करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन का रोल ये होता है, ये रिपल्शन का काम करता है, ये शेल का काम करता है और ये ना मतलब कि ना उसकी प्रोटेक्शन करता है। आपने देखा होगा 2 तारें होती हैं, ठीक है, बिजली वाली, जो अगर आपस में रिपेल करेंगी अगर हम उनके दरमियान इंसुलेशन ना रखें तो। ठीक है, तो तारों के दरमियान मतलब कि इंसुलेशन जो रबड़ लगी होती है तारों के ऊपर, प्लास्टिक वगैरह की कोटिंग जो की होती है वही तो बचाती है। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस का भी यही रोल होता है। अगर हम इनके दरमियान न्यूट्रॉन ना हो, जो प्रोटॉन की रिपल्शन को कम करने के लिए अगर ना हो, तो न्यूक्लियस की सारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मतलब कि ना एटम ही नहीं बन पाएगा जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन का भी बहुत ही रोल होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला, ये चीज़ों को न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आ जाते हैं लिथियम एटम पे। ठीक है, लिथियम में ना इसके ना न्यूक्लियस में ना 3 प्रोटॉन होते हैं और इसके ना ऑर्बिट में 3 मतलब कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही ऑर्बिट होता है। अगर तो ना तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है ना, ये जंप कर जाए, हम इसको एनर्जी देते हैं और ये जंप करके ना दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, तो फिर इसके ना 2 ऑर्बिट बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यानी 2 लेवल बन जाएंगे। लेकिन अगर हम ना इसको करें तो ये एक ही लेवल में रहेंगे, यानी सेकंड ऑर्बिट में रहेंगे। ठीक है, सेकंड शेल में रहेंगे।
आगे इस बात की समझ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करते हैं ना, जैसे प्रोटॉन रिपेल करते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मतलब कि ना मेरा हरीफ मेरे साथ ही रहे, तो इस तरीके से ये इनका मसला होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे तो इस वजह से ना डिफरेंट एनर्जी लेवल बन जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, यानी एक शेल को छोड़कर दूसरे शेल में चला जाता है, ठीक है। तो अब हम ना इसके समरी देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। एटम के सब एटम के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, 3 टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन का क्या रोल होता है हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। फिर पहले हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा, फिर हमने हीलियम पढ़ा, फिर हमने लिथियम पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने न्यूट्रॉन का रोल पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमने रिपल्शन पढ़ी, प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन पढ़ी, ठीक है। तो हमने इसको ना प्लेनेटरी सिस्टम से भी मतलब कि ना मुशाबे किया, ठीक है, जैसे प्लेनेट वाला सिस्टम होता है। तो जिस तरह सारा अभी हमने इसके ना इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक इसकी चीज़ पढ़ेगी, ठीक है। अब हम आगे इसके ना मतलब कि ना सारी जो है ना लेक्चर जो आगे होगा वो हमारा क्वांटम नंबर पे भी होगा, और जो जो MD-CAT के सिलेबस में शामिल है अब हमने वो पढ़ना है, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर की ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ईज़िली किताबों में ना तो मतलब कि ना मुख्तलिफ़ तरीके से मतलब कि ना बताई जाती हैं अकेडमीज़ वगैरह में। तो हर किसी का ना अपना तरीका होता है, तो जो ट्रिक्स आपको अच्छी लगे ना आप ना वही फॉलो किया करें, ठीक है। मैं ये बता तो रहा हूँ, मे बी आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये है कि मैं ना आई थिंक इंशाल्लाह आपको ना इसकी बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम ना एन से डिनोट करते हैं, और ये एनर्जी को मतलब कि ना शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनर्जी फाइंड करने के लिए या रेडियस फाइंड करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन की तादाद भी फाइंड करने के लिए होता है, और ये शेल फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये मैं इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 4 शेल होते हैं, KLMN, ठीक है। अगर तो N1 है वो K शेल होगा, N2 होगा L होगा, N3 होगा M होगा, और N4 होगा तो N शेल होगा। अब इसके MCQs बन सकते हैं। N कैन नेवर बी इक्वल टू, N कभी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। N कभी ज़ीरो नहीं होता। बाकी क्वांटम नंबर्स जो है ना वो ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी N कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। L हो सकता है, M हो सकता है, और दूसरा जो स्पिन क्वांटम नंबर वो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कभी भी। अब हम आ जाते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर जो एजीमुथल क्वांटम, इसके 2 नाम हैं, याद रखना, ठीक है। इसको L से शो करते हैं, ठीक है। दिस नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल और विद इन शेल, ठीक है। शेल के अंदर ही सब एनर्जी लेवल होते हैं, यानी सब शेल की ना शेप बताता है। एस की शेप बताएगा, पी की बताएगा, डी की बनाएगा, और एफ की बताएगा। एस की स्फेरिकल होती है, पी की डम्बेल होती है, ठीक है, डी की डम्बेल होती है, और एफ की कम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है। तो अब हम ना रिलेशन पढ़ लेते हैं। देखिए एस तब होगा जब L0 होगा, पी तब होगा जब L1 होगा, जब L2 होगा डी बन जाएगा, अब L3 होगा तो एफ सब शेल बन जाएगा। अब हम ना रिलेशन पढ़ लेते हैं N और L के दरमियान, ठीक है। तो ये रिलेशन बताया जाता है L इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन N-1, ठीक है। लेकिन ये भी ठीक है जो हम बुक वाला पढ़ेंगे, ठीक है। जब N एक होता है तो क्या बन जाता है आपको पता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, जब N एक होता है तो K शेल बन जाता है, ठीक है। K शेल में फिर क्या आता है, S सब शेल आएगा ना, ठीक है। S सब शेल मतलब कब बन रहा है, जब N1 होगा, K शेल होगा, और L क्या होगा, ज़ीरो होगा। L ज़ीरो होगा जब N1 होगा, ठीक है, यानी N-1 वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन N इज इक्वल टू 2, L शेल बन जाएगा। जब L शेल बन जाएगा, L शेल में कौन से आते हैं, 2 सब शेल आते होते हैं, S और P, ठीक है। S और P सब शेल आते हैं। तो जब N2 है तो L 0 और 1 बन जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब आ जाते हैं M3 पे, ठीक है। N3 पे N3 होगा जब M शेल बनेगा, M शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं, SPD, तो L में क्या आ जाएगा, L बन जाएगा 0 1 2, ठीक है, ये इस बात को याद रखना। अब आ जाते हैं N4 पे, ये N शेल बन गया और इसमें SBDF होते हैं, ठीक है, और ये 0 1 2 3, यानी L की मैं बात कर रहा हूँ। अब L इसमें क्या होगा, 0 1 2 3, हमने पढ़ा था जब L3 होता है तो वो सब शेल होता है F, ठीक है। तो यही बात थी सारी कि L का रिलेशन N के साथ कैसे, जब N1 होगा तो L 0 होगा, ठीक है। जब N4 होगा तो L 0 1 2 3, L में भी 4 होगा, लेकिन L को हमने 0 से लेना है ना, N को हमने 0 से नहीं लेना, N को हमने 1 से लेना, ठीक है। इस बात की समझ आ गई है। तो अगर समझ नहीं आती ना आप लोग फिर भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सारे ये मतलब कि ना आप वहाँ पे मैसेज टाइप करके ना मुझे बता सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे ना हमें इस बात की समझनी है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अगर वो MCQs पूछ ले कि 2p है, इसमें हमें ना वो बताना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है। तो इसकी ना हम देख लेते हैं इसको क्या बताए। जब 2p होगा, आपको पता है 2 किसको शो करता है, जो नंबर साथ लगा तो वह हमेशा किसको ज़ाहिर करता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी N को ज़ाहिर करता है। और p के लिए L क्या होता है, 1 होता है। 3D पे आ जाते हैं, 3D के लिए तो N3 बन गया, और D में सब शेल L जब होता है वो कौन सा होता है, दूसरे नंबर पर होगा तो L सब शेल बनेगा। एस का भी ये इस सेम यही प्रोसीजर आ गया, ठीक है, और एफ का भी यही आ गया, ठीक है। 4 जो है ना एल को ज़ाहिर कर, और एस किसको, एल के जो एस के लिए एल होता है वो 0 होता है, ठीक है। एफ पे आ जाता है, 4 एफ पे आ जाता है, इसके लिए N4 होगा, और एल क्या होगा, 0 1 2 3 हमने पढ़ा था, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ना डिनोटेड बाय एम से जाहिर किया जाता है। अब ये क्या बयान करता है, दिस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद इन सब शेल, ये सब शेल के अंदर ऑर्बिटल को बयान करता है। एजीम्यूथल सब शेल को बयान करता है और ये ऑर्बिटल को बयान करता है। द थ्री डिमेंशन, अब ऑर्बिटल क्या होता है, थ्री डिमेंशनल रीजन होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और ये कितनी होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी, 95% होती है, याद रखना, ठीक है। अब हम सब शेल और ऑर्बिटल की रिलेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर रिलेशन दिया गया, बट ये मतलब कि ना एडवांस लेवल के हैं, तो इसमें ना हम पढ़ते ही नहीं, हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जब व्हेन एल इज इक्वल टू जीरो, जब एल जीरो होता है, हमें पता है जब एल जीरो होता है तो कौन सा सब शेल होता है, एस सब शेल होता है। तो अब हम देख लेंगे एम में इसकी क्या बनेगी, एम तो स्टार्ट होगा जीरो से, +1 -1 से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पहला ऑर्बिटल बन जाता है ना, यानी एम वी जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जीरो प्लस में हो या माइनस में हो तो ये तो हमारे काम किसी की नहीं है ना, जीरो तो जीरो ही रहना है ना। अब हम आ जाते हैं व्हेन एल इज इक्वल टू 1, जब एल 1 होगा तो ये कौन सा बन जाएगा, पी सब शेल बनता है, ठीक है। तो अब एल 1 है तो इसमें क्या कौन सा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी 3 ऑर्बिटल इसके अंदर आ सकते हैं। पी के कितने ऑर्बिटल बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड जी एक्स, ठीक है, ये बन सकते हैं। तो अब हम जाते हैं व्हेन एल इज इक्वल टू 2, जब एल 2 होता है तो डी सब शेल बनता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डी सब शेल बनता है तो ये क्या बन जाएगा, 0 +1 -1 +2 -2, यानी 5 डी जनरेट ऑर्बिटल बन रहे हैं, ठीक है। डी जनरेट ऑर्बिटल किस में बनते हैं, प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बनते हैं, ठीक है। तो जहाँ जिसको हम एम से शो करते हैं। अब हम आ जाते हैं व्हेन एल इज इक्वल टू 3, यानी एफ सब शेल बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, इसके अंदर 7 डी जनरेट ऑर्बिटल बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, ठीक है। इसको आप गिने तो ये 7 बनते हैं, तो 7 डी जनरेट ऑर्बिटल बने। एफ के डी जनरेट ऑर्बिटल कितने बने, 7 बने, और डी के कितने बनने, 5 बनने, पी के 3 बनने, और एस का कोई भी नहीं डी जनरेट ऑर्बिटल बनना, क्योंकि एस खुद ही मतलब कि ना एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर मजीद ऑर्बिटल कैसे बनेगा, क्योंकि इसका एल तो 0 है। आगे इस बात की समझ, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में होते हैं, और पी में कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14 आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं स्पिन पे, स्पिन जो है ना मैग्नेट, स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एम एस से शो करते हैं या अकेला एस से भी शो कर सकते हैं। अकेला एस से करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब ये क्या बयान करता है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ऑर्बिटल, ये मोशन को बयान करता है। स्पिन लफ्ज शो करेगा, ये मोशन को जाहिर करेगी, ठीक है। अब इसकी हम पॉसिबल वैल्यू देख लेते हैं, ये प्लस माइनस मतलब कि ना हाफ इसका बनेगा 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अगर तो ये क्लॉकवाइज होगा तो ये मतलब कि ना प्लस वाला आ जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये नेगेटिव वाला आ जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, यानी अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव में आएगा, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। अब हम देख लेते हैं फाइंड फॉर क्वांटम नंबर, वो हमें दे देता है कि 2p5 है। अब इसमें ना हमने बताना है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है एक साइड पे एस पी डी, और वहाँ पे लिख भी लेना है एस 0 होगा, पी 1 होगा, 2 डी क्या होगा 2 होगा, और एफ क्या होगा 3, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमने लिखने हैं, ठीक है। तो वो लिखने के बाद हम देख लेते हैं एन पी के लिए एन क्या होता है 2 होता है, और एल क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एम क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, +1 बन जाएगा और -1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ना इलेक्ट्रॉन पुट करने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे पुट करेंगे, पहले हमने मतलब कि अपवर्ड वाली डायरेक्शन रख लेंगे, फिर डाउनवर्ड वाली रख लेंगे, ठीक है, यानी हर्ट्ज रूल के मुताबिक अब हमने वो रख लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे हमने ना पहला इलेक्ट्रॉन रखा, फिर उसके बाद दूसरा भी रख लिया, 0 पे देखें जाकर ये ख़त्म हो जाता है, जिस डायरेक्शन में जाकर ख़त्म होगा ना स्पिन क्वांटम नंबर उसी के मुताबिक होगा, ठीक है। अब हम ना 3D पे आ जाते हैं, 3D7 पे मैंने पहले कहा था ये एक साइड पे आपने लिख लेना है। तो डी है, डी के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 होता है, ठीक है। एन क्या होता है 3 होता है। तो अब हम इसके लिए स्पिन बना लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बनेगा 0 बनेगा, +1 बनेगा, -1 बनेगा, +2 बनेगा और -2 बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये देखें सब पे मैंने बाहर लगा दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ रहा है, ठीक है। ये देखें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, ठीक है। अब हम फिर दोबारा पुट करेंगे, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये -1 पे जाकर ख़त्म हो रहा है, लेकिन कहाँ कौन सी डायरेक्शन में ख़त्म हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ख़त्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा -1 पे जाकर होगा, तो ये माइनस वाली डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये देखें एम एस जो है ना पॉजिटिव, मैंने पीछे आप लोगों को बताया जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो ये क्या आएगा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर डाउनवर्ड होगी तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है इलेक्ट्रॉन को कैसे हमने पुट करना है सब शेल और ऑर्बिटल में, अब हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ना गौर से देखिएगा, इसमें ट्रिक भी आप लोगों को इंशाल्लाह समझाई जाएगी, ठीक है, इजली ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए आपको पता है बहुत सारे रूल पेश किए गए थे, ठीक है।
एल प्लस एन वाला रूल भी है, ठीक है, जिसको विस्वेसर रूल भी कहते हैं। वो आप लोगों की बुक में विस्वेसर तो नहीं लिखा, उन्होंने बस एल प्लस एन रूल लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल है हुंड्स और पॉली एक्सक्लूजन है, ठीक है, रूल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबशेल और ऑर्बिटल्स होते क्या, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, ठीक है। हम 4 सबशेल देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कितने सबशेल हैं? 4 हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। एस के लिए L0 होता है, पी के लिए L1 होता है और डी के लिए L2 होता है, एफ के लिए L3 होता है, ठीक है। ये सारे के सारे किस सबशेल हैं? सबशेल ही तो हैं। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, ठीक है। और डी के अंदर 10 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और एफ के अंदर क्या आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? वो 14 आ सकते हैं। एक बात याद रखना, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन n बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन बताता है? वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, यानी L बताता है, ठीक है। ये MCQs बन सकता है, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल हमने बताने हैं। एस के अंदर कितने ऑर्बिट्स होंगे? एक ही बनेगा, क्योंकि एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। अब पी के अंदर 2, यानी डी जनरेट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एस का डी जनरेट ऑर्बिटल एक बन रहा है या कोई भी नहीं बनता, ठीक है। अगर वो पूछ लेते इसको बनता कोई नहीं है वैसे, क्योंकि इसका ना एजीमुथल क्वांटम नंबर कोई नहीं बनता ना। अब हम देख लेते हैं डी में कितने बने थे? 5 बने थे। एफ के कितने बने थे? 7 बने थे, हमने बताया था, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। बीडाटिक क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था। तो अब हम शेल पे आ जाते हैं। शेल क्या होता है, ठीक है। अब हमने इसको किस चीज़ से बयान करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बयान करना है, ठीक है। सब शेल को एजीमुथल क्वांटम नंबर से बयान करना है। अब हम देख लेते हैं शेल। एन जब 1 होगा तो के शेल बनेगा, N2 होगा L शेल बनेगा, N3 होगा M शेल बनेगा, N4 होगा तो ये N शेल बनेगा। अब हम सब शेल पे आ जाते हैं, ठीक है। सब शेल पे क्या होता है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर उनको शो करता है। मैंने अभी बताया, 1 मिनट पहले मैंने बताया कि सब शेल को कौन सा शो करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर शो करता है, ठीक है। S होगा, ठीक है। जब N1 होगा तो ये S सब शेल बन जाएगा और इसके लिए L क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आ रहा है N2, ठीक है। N2 बन रहा है तो यानी L शेल बन रहा है। L शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, S और P, ठीक है। अब आ रहा है 3, ठीक है, N3 M शेल बन जाएगा। एक से अंदर क्या आ जाएगा? कितने ऑर्बिट सब शेल आएंगे? 3 आएंगे, SPD, ठीक है। और ये 3 मैं क्यों लगा रहा हूँ? 3 इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है ना, ठीक है। अब N4 है, ठीक है, N शेल बन रहा है, 4S 4P 4D 4F, ठीक है। इसके अंदर 4 सब शेल रहते हैं और 4 इस वजह से मैंने लगाई क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4 है ना, तो इस वजह से सबके साथ 4 लगाया, ठीक है। इस बात की समझ आ गई है? जहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी आप लोग मुझे ना बता सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होती ये, लेकिन MD को मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग ना इसको मतलब ना रिलैक्स जहन के साथ करेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आप प्रेशर ले जाते हैं ना तब ये सब कुछ हाथ से निकल जाता है। अब हम आ जाते हैं ऑर्बिटल्स पे, ठीक है। 1S देख लेते हैं, उसके बाद 2S 2P देख लेते हैं, 3S 3P 3P देखते हैं, 4S 4P 4D और 4F देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्बिटल बने। पहले हमने ऑर्बिटल को किसके साथ कंपेयर किया था? एजीमुथल के साथ ओनली किया था। अब हम ऑर्बिटल को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, यानी N के साथ, ठीक है। तो इस वजह से अब जब N3 था ना तो उसमें कितने ऑर्बिटल आ रहे थे? 3 आ रहे थे ना। S पे आ रहा था, P आ रहा था और D आ रहा था। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन इसका क्या। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन वी प्लेस इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। हम सब शेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे रख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है नाइट्रोजन की, उसका 7 आपको पता है एटॉमिक नंबर, तो हमने उसके सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे रखने। तो इस चीज़ को बयान करने के लिए हमने देखा ऑफ वो प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ वो प्रिंसिपल हमें किसके मुताबिक बताता है? फिलिंग ऑफ सब शेल, ठीक है, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के मुताबिक बताता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल्स लोअर एनर्जी सब शेल बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी सब शेल, ठीक है। हाई एनर्जी सब शेल से पहले लोअर एनर्जी सब शेल मतलब फिल करना, ठीक है। यानी पहले गरीबों में खाना बांटना, तब जाके मतलब जो ऊपर लेवल के होंगे फिर तब जाके ऊपर, ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान में उल्टा निज़ाम है, ठीक है। ऊपर वाले को नवाज दिया जाता है, नीचे वाला तब कराया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करते, वो मसावी चलते हैं सबके साथ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये SPDF ये है सब शेल, ठीक है। तो अब ना हम देख लेते हैं इसकी ईजी ट्रिक ये है। तो जैसे ना बताई जाती है अक्सर एकेडमी में भी बताई जाती है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ठीक है। यानी ये S क्या बन गया? स्कूल बन गया। अब P से क्या बन गया? पब्लिक स्कूल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से फिर P से क्या बन जाएगा? पब्लिक स्कूल बन जाना, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बन जाना। इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये ईजिली रह जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब हम पहले जो है ना, ये जो देखें, पहले 3 बन रहे हैं, 1S 2S 2P, ठीक है, 3P और 3 2D कभी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, 2D कभी नहीं हो सकता। आपको पता है जब N2 होता है तो D क्या होता है? L क्या होता है? L N2 होता है तो L उस वक्त 1 होता है। L1 तब होता है जब P होता है। तो 2D तो कभी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। ये MCQs बन सकता है, वो कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब कि ना N3 है
या N2 है तो आगे वो दे देता है कि D जो है ना 2D बनेगा, 3F बनेगा, इस तरह के दे देते हैं। जब मुमकिन है तो वो बनते ही नहीं। अब हम क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन के अंदर ना 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे S में आएंगे, फिर 6 आ जाएंगे P में, उसके बाद जो बचेंगे D, और अगर बचते हैं तो वो F में चले जाएंगे, अगर नहीं बचते तो F में नहीं जाएंगे। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन फेल करेंगे सबसे पहले वो S में आएगा, उसके बाद P में आना है, उसके बाद D में आना है, उसके बाद F में आना है। क्योंकि S सब शेल की ना एनर्जी सबसे लो है, ठीक है, सबसे लो है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? F की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का तरीका वो हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा जो है ना प्रॉब्लम वो था हाउ कैन वी प्लेस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, जो है ना अब वो प्रिंसिपल बताता है हाउ वी कैन प्लेस इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, लेकिन ये दोनों बताते हैं ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। अब पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हमें ना इसकी ना वो मतलब कि ना वो मोशन बताता है, ठीक है, यानी स्पिनिंग बताता है, और ये बताता है कि हम ना कैसे अकोमोडेट करना है, ठीक है। ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, स्पिन ऑपोजिट होगी तब इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम आ जाते हैं हुंड पे, ये फिलिंग ऑर्बिटल बताता है आरवी ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड बिफोर इट्स डबली फिल्ड, यानी सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करने। ये नहीं करना कि हमारे पास दौलत आ गया हम सिर्फ एक ही खानदान पे खर्च करने, नहीं, हमने देखने के लागे में कितने खानदान है, सबको पहले पहले थोड़ी थोड़ी तकसीम करनी, अगर बच जाता तो फिर दूसरी मरतबा फिर तकसीम करनी। आगे इस बात की समझ हुंड्स प्रिंसिपल भी ऐसे ही समझाता है, वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास अवेलेबल है और सब शेल भी हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, तब जाके अगर बचते हैं तो फिर दूसरे फिल करने। आगे इस बात की समझ, ठीक है। अब ऑल इलेक्ट्रॉन इज सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन, आपको पता है जब सिंगली स्पिन मतलब यानी सब जब हम सबको खैरात एक मरतबा देंगे, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब वो मांगने वाला सबको खैरात एक दफ़ा देंगे सबके पास इक्वली पहुँचेगी ना। ये तो नहीं है कि मतलब कि अगर कोई मांगने वाला वो हमारा अपना है तो हम उसको ना ज़्यादा दे देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर देना है तो सब में इक्वल तकसीम करना। इलेक्ट्रॉन का भी यही रूल है, वो कहते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन सब में एक एक पास चला जाएगा ना, सबके पास एक चला जाएगा, कोई भी अपने आप को शो नहीं करेगा मैं ताकतवर हूँ, यानी किसी के अंदर आकड़ नहीं आएगी, ठीक है। इस बात की समझ आ रही है, मैं देसी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, यानी जो आम तरीका समझाया जाता है। आगे इस बात की समझ, तो अब हम देख लेते हैं फिल इट सिंगली। ये देखें ऑर्बिटल थे तो उसके पास ना इलेक्ट्रॉन थे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में थे, ये तो हुंड्स रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसने कहा था सबसे पहले अगर आपके पास सब शेल अवेलेबल हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया करें, ठीक है। अब हम दूसरे में देख लेते हैं, अपोजिट स्पिन नहीं रखी थी, एक ही स्पिन रखी थी, वो भी गलत था, ठीक है। और उसके ना सही तरीका भी मैं नीचे इसके ना बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम ना तीसरे पे चले जाते हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही सब शेल में फेल कर दिए, हालांकि उसे चाहिए था एक एक इलेक्ट्रॉन देता, ठीक है, ये भी गलत है, नीचे मैंने उसको सही कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में लेकिन 3 ऑर्बिटल फेल किए हुए हैं। सबसे पहले एक ही फेल करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरा करना है तो फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ करना था। हुंड्स रूल को भी फॉलो करना है, पुली को भी फॉलो करना है, ठीक है, पुली एक्सक्लूजन को फॉलो करना है। तो अब ना इसकी समरी पढ़ लेते हैं हम कि समरी इसकी टोटल समरी क्या है। हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, ठीक है, वो मैं ना हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल है ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। सबसे पहले मैं बताया था SPDF आपने सबसे लिख लेना, ठीक है। S के लिए 1, P के लिए 2 और D के लिए 3 और F के लिए 4, ये N सब शेल, ये यानी ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ, N की, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया था स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले हमने S वाले इलेक्ट्रॉन फेल करने हैं, ठीक है। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर देना है, फिर 2S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है हमने, फिर उसके बाद P पे जाना है, यानी उसके P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम देख लेते हैं, हमने हुंड्स रूल को फॉलो करना है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने, एक एक फिल करने। अब हम S के फिल कर लेते हैं, एक आ गया, दूसरा भी उसी के आ गया, क्योंकि सब शेल तो S था ना, P तो नहीं डायरेक्ट जोड़ रहा ना। अब हम जब P पे जाएंगे तब हम आप लोगों को समझाओगे। ये देखें इलेक्ट्रॉन, हाँ एक एक हमने फिल कर लिया, अब हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन फिल करने, अगर वो आ गए। ये नहीं करना था कि 2P आया ना तो पहले ही में 2 पुट कर देना था, नहीं, पहले में सब में एक एक करना था, ठीक है। पहले सब में एक एक करना था, फिर अगर बच जाता है तो फिर उसको ना दोबारा ऑपोजिट स्पिन के साथ हमने रखना था, ठीक है। बाकी यही सब कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।